हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स। इसके अंदर आपका चल रहा है पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस। अपन देख रहे थे कुछ बेसिक चीज़ें और इससे पहले 2 वीडियो और आ चुके हैं, पहले वो देखना है आप लोगों को। और आज का अपना है जो लेक्चर है थर्ड है। इससे पहले अपन ने क्या देखा था लेक्चर सेकंड के अंदर कि कौन सा टॉपिक था, अपन ने स्टार्ट किया था वहाँ पे ऊपरी परिबंध से। ऊपरी परिबंध। अच्छा, तो किसी भी सेट को आप ऊपर से परिबद्ध कब कहते हो? यदि आपके पास कोई एक वास्तविक संख्या, आप किसी भी सेट को ऊपर से परिबद्ध कहते हो, ऊपर से परिबद्ध कब कहते हो सेट एस को? जब आपके पास एक वास्तविक संख्या कैपिटल के इस प्रकार विद्यमान हो ताकि जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव है फॉर एवरी एक्स क्या हो, लेस देन हो या फिर इक्वल हो के से, तब आप कहोगे कि एस ऊपर से परिबद्ध है। और संख्या के को आप क्या कहते हो कि ये समुच्चय एस का क्या है, ऊपरी परिबंध, जो अपन ने कल वाले लेक्चर के अंदर देख लिया था। फिर अपन ने देखा था निम्न परिबंध। समुच्चय एस नीचे से परिबद्ध कब होता है? जब आपके वो एक निम्न परिबंध मिल जाए। निम्न परिबंध मिल जाए इसका मतलब क्या है कि आपको एक ऐसी संख्या, वास्तविक संख्या मिल जाए के डैश जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव से क्या हो, छोटी हो या फिर उसके बराबर हो। ये देखा था। परिबद्ध समुच्चय कब कहोगे आप किसी भी सेट को? आप तब कहोगे किसी भी सेट को परिबद्ध समुच्चय जब आपके पास दो वास्तविक संख्याएं के और के डैश ऐसी मिले जो सेट के प्रत्येक एलिमेंट से क्या हो, के डैश है वो क्या हो, छोटी हो तथा के है वो बड़ी हो। इसका मतलब यदि एस के पास ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध दोनों हैं तब आप कहोगे कि समुच्चय एस परिबद्ध समुच्चय है। इसके बाद आपने क्या देखा था, उच्चक। उच्चक क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड, मतलब ऊपरी परिबंधों का जो सबसे छोटा अवयव है उसको बोलते हैं उच्चक। और उसी प्रकार जो निम्नक की डेफिनेशन क्या थी? निम्नक की डेफिनेशन थी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। निम्न परिबंधों का उच्चतम अवयव समुच्चय एस का क्या कहलाता है? इन्फीमम। ये आपने देख लिया था। जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट कर सकता है। ये तो बेसिक चीजें थी। उसके बाद कल अपन ने देखा था प्रतिवेश। अच्छा, तो प्रतिवेश क्या था? किसी पॉइंट का प्रतिवेश आपको निकालना है। मान लो आपको किसी एक पॉइंट अल्फा का प्रतिवेश निकालना है। प्रतिवेश निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए? एक धनात्मक वास्तविक संख्या। मान लो एक एप्सिलॉन अपन ने ले ली, धनात्मक वास्तविक संख्या। अब ये एप्सिलॉन है वो कितनी भी छोटी हो सकती है और कितनी भी बड़ी हो सकती है। आपने एक एप्सिलॉन ले लिया तो इस एप्सिलॉन रेडियस का आपको एक सर्किल बनाना है। ठीक है, सर्किल बनाना है। जब अपन बात करें प्लेन के अंदर तो ये सर्किल के अंदर आने वाले सभी पॉइंट इस पॉइंट अल्फा के क्या होते हैं? नेबर रूट में होते हैं। लेकिन अपन बात करते हैं रियल के अंदर, तो रियल में सारे के सारे पॉइंट कहाँ पर होते हैं? लाइन पर। इसका मतलब यहाँ इस प्लेन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सारे पॉइंट अपने कहाँ हैं? इस लाइन पर है। तो अपन क्या करते हैं, जब प्लेन के अंदर बात करते हैं सर्किल से दर्शाते हैं, और जब लाइन के अंदर बात करते हैं तो अपन दर्शाते हैं इसको एक ओपन इंटरवल से। ठीक है ना? तो क्या किया आपने? अल्फा का प्रतिवेश बनाने के लिए कोई भी एक धनात्मक संख्या ली एप्सिलॉन, जो क्या है ग्रेटर देन 0, धनात्मक है। तो आपने क्या किया, एप्सिलॉन डिस्टेंस चले इधर की साइड, तो ये आ गया आपका पॉइंट अल्फा प्लस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन डिस्टेंस से आपको चलना है इधर की साइड, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा माइनस एप्सिलॉन। ये बात तो सभी जानते हो। तब इस ओपन इंटरवल को अल्फा माइनस एप्सिलॉन से लेकर के अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ये क्या हो गया अल्फा का
प्रतिवेश, जिसे आप डिनोट करते थे एप्सिलॉन नेबर रूट ऑफ अल्फा, इस प्रकार निरूपित करते थे। यदि इस प्रतिवेश में से यदि मैं इसको निकाल दूं अल्फा को, ये निकाल दिया इस प्रतिवेश में से, अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अल्फा का निष्कासित प्रतिवेश। अब जो अपनी नेक्स्ट हेडिंग है वो है सीमा बिंदु। सीमा बिंदु क्या होता है, डेफिनेशन देखिए, कोई वास्तविक संख्या है आपके पास अल्फा, ठीक है, ये अल्फा है, ये अल्फा समुच्चय एस, अपन ने कोई एक सेट माना है, वो सेट क्या है एस, जो कि वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है, इसको उपसमुच्चय ही बोलते हैं। ये क्या है, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय। तो वास्तविक संख्या अल्फा समुच्चय एस का सीमा बिंदु कहलाता है यदि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में, आप अल्फा का कोई भी प्रतिवेश बनाओ, उसमें अल्फा के अलावा समुच्चय एस का कम से कम एक अवयव विद्यमान हो, ठीक है। समझ में आई ये डेफिनेशन? अभी एग्जाम्पल देंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये वास्तविक संख्या है अल्फा, ये समुच्चय एस का सीमा बिंदु कहलाती है यदि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में अल्फा के अलावा समुच्चय एस के अनंत अवयव विद्यमान हो, या फिर समुच्चय एस का कम से कम एक अवयव विद्यमान हो। ये भी लिख सकते हो, अर्थात अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में समुच्चय एस के अनंत अवयव विद्यमान हो। ये डेफिनेशन है, एक बार आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए, फिर अपन एग्जाम्पल देकर के आपको समझाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। काफी एग्जाम्पल देंगे। ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि कोई पॉइंट है आपके पास, सबसे पहले तो आपके पास कोई एक सेट है एस, जो क्या है वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है। इसके लिए आपको सीमा बिंदु बताना है। सीमा बिंदु कोई पॉइंट अल्फा इस सेट एस का सीमा बिंदु होगा, कब होगा, यदि आप इस पॉइंट अल्फा को लेकर के कोई भी प्रतिवेश बनाओ। मान लो आपने ये प्रतिवेश बना लिया, ठीक है, ये प्रतिवेश बना लिया, तो इस प्रतिवेश के अंदर इस अल्फा के अलावा इस सेट के कम से कम एक अवयव होना चाहिए, या फिर इसके प्रत्येक प्रतिवेश में, अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में समुच्चय एस के अनंत अवयव विद्यमान होने चाहिए। समझ में आ रही है? अभी देखो एग्जांपल लेते हैं, ये उतार लो। ये दोनों का मतलब भी अभी समझाऊंगा। यहाँ पर एस के कम से कम एक अवयव विद्यमान हो, यहाँ पर अपन ने बोला है अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में एस के अनंत अवयव विद्यमान हो। अभी अपन एग्जांपल देखेंगे जब अच्छे से डेफिनेशन समझ में आ जाएगी।
एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं एग्जाम्पल, कोई एक सेट है आपके पास ए, जो कि सबसेट है आर का, मतलब सेट ए के अंदर आने वाली सभी संख्याएं क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी, जहां पर ए किसके बराबर है 1/n, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यह है आपके पास सेट है ए। अब इस सेट के लिए आपको इस सेट का लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना है, लिमिट पॉइंट सीमा बिंदु ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे निकालोगे, आप इसको एक बार तो रोस्टर फॉर्म में लिखो, सेट ए 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 और ऐसे ही ये चलता चला गया। यदि आप इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहो, देखिए मान लेते हैं कहीं यहाँ पर 0 है और यहाँ पर आपका 1 है, अच्छे से समझना। तो 1/2 कहाँ आएगा, इसके मिड में, फिर ये डिस्टेंस घटती जाएगी 1/3, 1/4, 1/5 और ऐसे चलते चलते गए। यहाँ पर आप मान लेते हैं 1/798 और ऐसे ही यहाँ पर चलते ले गए और ये चलता चला गया। यहाँ पर काफी सारे पॉइंट आ जाएंगे। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पर कौन इसका सीमा बिंदु हो सकता है। सीमा बिंदु की आप डेफिनेशन पढ़िए एक बार। देखिए यदि अपन बात करें 1 के बारे में, 1 के बारे में अपन बात करते हैं। ये अपन ने क्या बनाया है, ये एक रियल लाइन बनाई है सिर्फ अभी। अपनी डेफिनेशन ये क्या कहती है कि कोई पॉइंट अल्फा समुच्चय एस का सीमा बिंदु होगा यदि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में अल्फा के अलावा कम से कम एक बिंदु अवश्य हो, या फिर अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में समुच्चय एस का अनंत अवयव विद्यमान हो। देखिए अब अपन चेक करना चाहें कि 1 इसका सीमा बिंदु है या नहीं है। यदि आपने एक भी ऐसा प्रतिवेश बता दिया, एक भी ऐसा प्रतिवेश बता दिया जिसमें सेट ए का एक भी अवयव नहीं आ रहा हो, किसके अलावा, उस पॉइंट के अलावा, तो आप कह दोगे कि वो उसका सीमा बिंदु नहीं है। यदि अपन बात करें 1 की, ठीक है, तो यहाँ पर 1 आपने 1 को दिखा रहे हो कि ये सीमा बिंदु है या नहीं है, तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, हाफ हो गई ना। तो हाफ डिस्टेंस से छोटी डिस्टेंस का आपको एक ओपन इंटरवल बनाना है। ये बना दिया, ये बना दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस ओपन इंटरवल के अंदर सिर्फ इस सेट का एक अवयव है 1, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये इस सेट ए का सीमा बिंदु नहीं हो सकता। क्लियर है ना ये बात। इसी प्रकार आप 1/2 के बारे में देखें तो यहाँ भी आप एक ऐसा प्रतिवेश बता सकते हो जिसके अंदर सेट ए का इस पॉइंट 1/2 के अलावा कोई भी अवयव नहीं होगा। ये देखिए ये हो गया, ये छोटा सा एक प्रतिवेश बना दिया अपन ने। इस प्रतिवेश के अंदर इस सेट का कोई भी अवयव नहीं है 1/2 के अलावा, तो ये भी नहीं होगा सीमा बिंदु। इसी प्रकार आप कहीं भी देख, चलो तो मान लो ये पॉइंट है आपका 1/798। इस पॉइंट के बारे में आप चेक करना चाहो कि ये पॉइंट सेट ए का सीमा बिंदु है या नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक प्रतिवेश बनाओगे। यदि उस प्रतिवेश के अंदर इस पॉइंट के अलावा इस सेट का कोई भी अवयव नहीं है तो ये पॉइंट भी सीमा बिंदु नहीं होगा।
जब आप देखो इसको जूम कर, ये तो लाइन है, लाइन के अंदर आप देखो इधर कोई एक पॉइंट है और इधर कोई एक पॉइंट है, बीच में खाली जगह है, ठीक है। तो आपको पता है इधर कोई एक वास्तविक संख्या है इस सेट की, इधर कोई एक वास्तविक संख्या है इस सेट की, समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पर आप देखोगे जब, चलो इसको जूम करके देखते हैं, इसको जूम कर दिया है अपन ने, ये हो गया 1/798, इधर हो गया कुछ और इधर हो गया कुछ, ये दोनों पॉइंट भी क्या है, इसी सेट के हैं। इधर क्या हो गया 1/797 और इधर 1/799, ये पॉइंट हो गया। ये दोनों पॉइंट क्या है, सेट की। देखो आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी दो छोटी छोटी वास्तविक संख्याएं हों उनके बीच में अनंत परिमेय व अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये आप जानते ही हो। तो आप क्या करते हो, ये जो डिस्टेंस है आपकी, इस डिस्टेंस से छोटी सी डिस्टेंस का आप एक ओपन इंटरवल बनाते हो। उस ओपन इंटरवल के अंदर आप देखोगे कि उस ओपन इंटरवल में इस पॉइंट के अलावा इस सेट का कोई भी अवयव नहीं होगा। ये बात क्लियर है ना। यदि आप जीरो के बारे में देखो, जीरो के बारे में आप देखते हो, जीरो से जस्ट बड़ा नंबर इस सेट के अंदर विद्यमान है ना, ये बात क्लियर है। तो यहां से आप देखते हो कोई भी आप बना लो, यहाँ पर ये इतनी सी जगह में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट है इस सेट के, इनफाइनाइट नंबर यहाँ पर विद्यमान है इस सेट के। तो आप कोई भी छोटा से छोटा इंटरवल बनाओगे उसमें भी इस सेट के क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स, समझ रहे हो बात। या फिर एक नंबर तो कम से कम होगा ही। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो इसका क्या हो जाएगा, सीमा बिंदु। तो इसका सीमा बिंदु क्या हो जाएगा, सेट ए का समुच्चय ए का सीमा बिंदु बराबर जीरो। जीरो इसका सीमा बिंदु है। जीरो को लेकर के आप कोई भी प्रतिवेश बनाओ, उस प्रतिवेश के अंदर इस सेट का कम से कम एक अवयव मिल जाएगा जीरो के अलावा। दूसरी बात अपन ने बोली थी, क्या बोली थी डेफिनेशन के अंदर, कि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में समुच्चय एस के अनंत अवयव विद्यमान होने चाहिए। देखिए उसमें तो क्या बोला था अपन ने कि समुच्चय अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में अल्फा के अलावा कम से कम एक अवयव विद्यमान होना चाहिए। यदि आपने एक अवयव दिखा दिया समुच्चय एस का, इसका मतलब आपने क्या बता दिया कि उस सेट के अंदर, उस प्रतिवेश के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है। वो कैसे, देखिए मान लो आपने कोई पॉइंट चूज किया 1/2, तो इसके अलावा मान लो आपने कोई एक प्रतिवेश बनाया, मान लो ये बड़ा वाला प्रतिवेश बना दिया जिसमें 1/3 कंटेन कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से तो क्या हो गया कि इस प्रतिवेश के अंदर 1/3 आ गया इस पॉइंट के अलावा इस सेट का, समझ रहे हो बात को। यदि लेकिन अपनी जो डेफिनेशन है उसमें अपन ने लिखा है कि प्रत्येक प्रतिवेश में क्या होना चाहिए, इस सेट का कम से कम एक अवयव होना चाहिए इस पॉइंट 1/2 के अलावा। तो अपन दूसरा और इंटरवल बना सकते हैं, ये बना दिया, इसके अंदर इस सेट का एक भी अवयव नहीं हो रहा। यदि आपने कोई प्रतिवेश बनाया, उसके अंदर सेट के फाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं, फाइनाइट नंबर आ रहे हैं इस प्रतिवेश के अंदर, तो आप क्या करोगे, उस प्रतिवेश को और छोटा कर दोगे, और छोटा कर दोगे तो आपको एक प्रतिवेश तो ऐसा मिल जाएगा जो उससे भी, उसके अंदर इस सेट का कोई भी अवयव नहीं होगा। इसका मतलब जब आप
पृथ्वी के अंदर इनफाइनाइट नंबर बताओगे तभी ये पता चलेगा कि वो उसका सीमा बिंदु है या नहीं है। देखिए और भी अपन एग्जाम्पल लेते हैं, ये उतार लो एक बार तो। और एग्जाम्पल देखेंगे, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको डेफिनेशन अच्छे से समझनी है। डेफिनेशन समझ गए तो मतलब सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। ये बेसिक चीज़ है वैसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए आपको ये सेट ले लेते हो एन, नेचुरल नंबर्स का सेट है जो कि सबसेट है आर का। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के अंदर आपको बताने हैं कि कौन से नंबर हैं जो इसके इस सेट एन के क्या हो सीमा बिंदु। आपको निकालना है एन का सीमा बिंदु। सेट एन का क्या निकालना है सीमा बिंदु। सीमा बिंदु निकालने के लिए आपको क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन आपके याद है तो आप बता दोगे एन का सीमा बिंदु। देखो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स के सेट के अंदर क्या आता है 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलते चले जाते हैं। तो आपके पास ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 और ये चलते चले गए। देखिए ऐसा कोई पॉइंट है कि उसका कोई भी आप प्रतिवेश बनाओ, उस प्रतिवेश के अंदर इस सेट एन के इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट हो, विद्यमान हो। बताइए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मान लो यदि आपने एक भी ऐसा प्रतिवेश बना दिया जिसमें इस सेट एन के अनंत अवयव विद्यमान नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि वो उसका सीमा बिंदु नहीं है। आपको तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में सिर्फ ये ही याद रखना है कि कोई पॉइंट सेट का सीमा बिंदु होगा यदि उसके प्रत्येक प्रतिवेशी समुच्चय के अनंत अवयव विद्यमान हो। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अनंत अवयव विद्यमान होने चाहिए। अच्छा, आप जीरो तो है ही नहीं सेट के अंदर। बात करें वन के बारे में, क्या वन इसका सीमा बिंदु हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने मान लो कोई भी वन का एक नेबरहुड बता दिया कि उसके अंदर इस सेट का के इनफाइनाइट नंबर नहीं आ रहे, इनफाइनाइट का एक भी नंबर नहीं आ रहा वन के अलावा, तो ये क्या नहीं होगा, इस सेट एन का सीमा बिंदु नहीं होगा। इसी प्रकार सभी एलिमेंटों को लेकर के आप चेक कर सकते हो प्रतिवेश बना करके। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 1 यूनिट। 1 यूनिट से छोटा एप्सिलॉन लेकर के आप प्रतिवेश बनाओ। उस प्रतिवेश के अंदर इस पॉइंट 2 के अलावा इस सेट का कोई भी अवयव नहीं होगा। कोई भी देख लो, ये बना दिए प्रतिवेश। इन प्रतिवेशों में सिर्फ एक एलिमेंट है जो आप ज्ञात कर रहे हो, जो जानना चाह रहे हो वही एलिमेंट है सिर्फ। इसका मतलब एन का कोई भी सीमा बिंदु विद्यमान नहीं है। आप लिख सकते हो एन का
कोई सीमा बिंदु विद्यमान नहीं है। इसी प्रकार आप देख सकते हो जो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है z सबसेट ऑफ r, वो भी सबसेट है r का। z के अंदर भी आप घर पे चेक करना कि कोई पॉइंट उसका सीमा बिंदु है या नहीं है। z का कोई भी पॉइंट सीमा बिंदु नहीं होगा। देखिए सीमा बिंदु के लिए ये जरूरी नहीं है कि जो सीमा बिंदु होगा इसी सेट z का ही सीमा बिंदु होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कोई एक सेट लिया आपने A, जो क्या है क्लोज इंटरवल A टू B। आपको इस सेट का सीमा बिंदु ज्ञात करना है। तो इसके लिए ये क्या है, सबसेट है R का। आप जानते हो, आपने देखा है कि प्रत्येक अंतराल है वो वास्तविक संख्याओं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ से आपको निकालना है इस सेट A का क्लोज इंटरवल A टू B का सीमा बिंदु। कैसे निकालोगे? मान लो ये आपकी रियल लाइन है, रियल लाइन पर आप नंबर्स को डिनोट कर सकते हो। यहाँ पर नंबरिंग दे देते हैं 3 to 5। तो मान लो कहीं पर यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर 5 है, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। आपको सीमा बिंदु ज्ञात करना है इस सेट A का। तो इसके लिए आप देखो, मिड का कोई भी पॉइंट ले लो, इसके बीच में कोई भी पॉइंट ले लो। उस पॉइंट के लिए आप बता सकते हो कि उसके प्रत्येक प्रतिवेश में इस सेट के इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। कैसे? ये क्या है, क्लोज इंटरवल 3 to 5। इसके अंदर 3 से और 5 के बीच में 3 भी है, 5 भी है, और 3 से 5 के बीच में सभी वास्तविक संख्याएं विद्यमान है। ये तो आपको पता ही है। तो आप 3 से और 5 के बीच में कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए, कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए। मान लो आपने 4 ले लिया, तो 4 के लिए आप कोई भी रेडियस का ओपन इंटरवल बनाते हो, तो आप देखते हो कि इस ओपन इंटरवल में इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट विद्यमान है? तो एक बात आप जानते हो कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय व अपरिमेय संख्याएं होती है। इसका मतलब कोई भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं विद्यमान होती हैं। कोई आप छोटी से छोटी भी लेते हो 3.111 और दूसरा लेते हो 3.112, ये इतनी छोटी छोटी संख्या है। उन दोनों छोटी छोटी संख्याओं के बीच में भी अनंत वास्तविक संख्याएं विद्यमान हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी संख्याएं इस सेट की यहाँ पर विद्यमान है। तो यहाँ पर कोई भी संख्या आप लेकर के एक प्रतिवेश बनाते हो, चाहे कितना भी छोटा बना लो, उस प्रतिवेश के अंदर इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स विद्यमान होंगे। इसका मतलब 3 से और 5 के बीच में सभी अवयव, सभी संख्याएं इस सेट की क्या होंगी, सीमा बिंदु होंगी। अच्छा, तो बताइए क्या 3 इस सेट के लिए इसका सीमा बिंदु है या नहीं है? 3 इस सेट का सीमा बिंदु है या नहीं? देखिए, यदि आप कोई भी एक प्रतिवेश बनाते हो, रैंडमली कोई भी एक प्रतिवेश बना लीजिए, तो प्रतिवेश जब आप बनाओगे इधर की साइड, तो इस तरीके इधर की साइड तो कोई भी अवयव नहीं है इस सेट का, नहीं है ना। सारी की सारी अवयव किधर है, संख्याएं किधर है, इधर की साइड। तो प्रतिवेश क्या कहता है कि जितनी डिस्टेंस आप इधर चले हो उतनी डिस्टेंस आपको चलनी पड़ेगी इधर। जैसे ही आप यहाँ से थोड़ा सा भी आगे गए, जाते ही उस प्रतिवेश के अंदर इस सेट के इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे। इसका मतलब आप इसको कितना भी छोटा कर लो,
यदि आप यहाँ भी कर लेते हो, ये इतना छोटा भी कर लेते हो, तो इसके अंदर भी इस सेट के इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। इनफाइनाइट नंबर हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0.3 इस सेट का सीमा बिंदु। इसी प्रकार आप 5 के बारे में भी बता सकते हो कि 5 भी इसका सीमा बिंदु है। तो आप लिख लीजिए क्लोज इंटरवल 3 to 5 का सीमा बिंदु क्लोज इंटरवल 3 to 5 है। इसका प्रत्येक अवयव क्या है, इसका सीमा बिंदु है। अच्छा तो चलो ये बताओ, ये एक एग्जांपल हो गया, ये भी नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखें। ओपन इंटरवल 5 to 7, इसके लिए इसका सीमा बिंदु ज्ञात करना है। आप लोगों को बताइए, सोचिए। देखो रियल आप जितना आसान समझते हो, रियल के पेपर को उतना आसान भी नहीं है, तो आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी, प्रॉपर नोट्स बनाना, रेगुलर स्टडी करना, तभी जा करके आपको ये समझ में आएगा। आप खुद से भी पढ़ोगे इसको तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाता रहूं आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे आपको भी पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? जो रियल में इंटरेस्ट बनाएगा उसके लिए रियल इंटरेस्टेड हो जाएगी। समझ रहे हो? तो आप खुद मेहनत करोगे तो रियल ऐसी लगेगी बिल्कुल आसान। इसके अंदर क्वेश्चन जैसी कुछ भी नहीं है, डेफिनेशंस हैं और थ्योरम है। अभी आप कराएंगे आप लोगों को तब पता चलेगा। अच्छा तो इसके लिए इस सेट का सीमा बिंदु के लिए मैंने एक बात और बोली है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सीमा बिंदु होगा वो इसी सेट ए का होगा। इसके बाहर भी कोई बिंदु हो सकता है जो इस सेट का सीमा बिंदु हो। तो आप नोट लगा कर भी लिख सकते हो कि समुच्चय ए का सीमा बिंदु ये जरूरी नहीं कि समुच्चय ए में ही विद्यमान हो। अच्छा तो इसका अपन देखते हैं लिमिट पॉइंट, सीमा बिंदु कैसे निकालोगे। आपको पता है 5 से और 7 के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं इस सेट के अंदर विद्यमान है, इस इंटरवल के अंदर विद्यमान है। तो ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, यहां से इसके बीच में आप कोई भी पॉइंट लेते हो 5 से लेकर के 7 तक। और आपको बताया है कि इस सेट के अंदर ओपन इंटरवल 5 to 7 के अंदर 5 एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब विद्यमान नहीं है, और 7 भी विद्यमान नहीं है। तो यहाँ से आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 6 ले लिया तो 6 के लिए वही बात है कि कोई भी आप ओपन इंटरवल बनाते हो तो उस ओपन इंटरवल के अंदर इस सेट के इनफाइनाइट नंबर आपको मिल जाएंगे। यदि आप 5 की बात करते हो कि 5 इसका सीमा बिंदु है या नहीं है, देखिए रेडियस जो आपका ओपन इंटरवल बनाते हो, आप प्रतिवेश बनाते हो, उसके अंदर कंडीशन क्या होती है कि जो एप्सिलॉन आप रेडियस बना रहे हो, ले रहे हो, वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर इस सेट के अंदर 5 विद्यमान नहीं है, 5 से जस्ट बड़ी, आप 5 से जस्ट बड़ा कोई सा भी नंबर ले लीजिए, वो इस इंटरवल के अंदर विद्यमान है। तो आप यहाँ से कोई भी एक छोटी से छोटी एप्सिलॉन ले लीजिए, एप्सिलॉन चूज कर लिया आपने, तो एप्सिलॉन यहाँ से आप 5 के लिए चेक कर रहे हो कि 5 इसका सीमा बिंदु है या नहीं है।
तो यदि आपने एप्सिलॉन चूज किया, इधर की साइड आप देखते हो तो यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ तक इस सेट का कोई भी अवयव विद्यमान नहीं है। जैसे ही आप 5 से इधर की तरफ जाते हो, कोई एक नंबर आएगा, वहां पर जाकर के ये इंटरवल बनेगा। ठीक है, वो जो नंबर आएगा, ये पॉइंट है, यहाँ पर कोई एक नंबर है, ये नंबर और 5, इन दोनों के बीच में आपको पता है कि इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट वास्तविक संख्याएं हैं, 5 से बड़ी और जो भी पॉइंट यहाँ पर है उससे छोटी इनफाइनाइट संख्याएं हैं जो कहाँ विद्यमान है, इस इंटरवल के अंदर। इसका मतलब आप ये नहीं बता सकते कि ऐसा कोई भी इंटरवल नहीं बता सकते 5 का इंटरवल क्या, प्रतिवेश नहीं बता सकते 5 का, कि उसके अंदर इस सेट के इनफाइनाइट नंबर नहीं आए। प्रत्येक प्रतिवेश में, 5 के प्रत्येक प्रतिवेश में इस सेट के इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। समझ रहे हो बात को? इसी प्रकार आप 7 के लिए भी देख सकते हो। आप कोई भी रेडियस का एक प्रतिवेश बनाओ इसका, यदि आप इधर की साइड कोई भी एलिमेंट नहीं है इस सेट का, लेकिन इधर की साइड तो इनफाइनाइट नंबर्स है, तो और अपना इंटरवल कहाँ होता है, यहाँ से और यहाँ तक। समझ रहे हो ना? तो इस सेट के लिए क्या हो गया, 5 से बड़े सभी अवयव और 7 से छोटे सभी अवयव इस सेट ए के क्या है, सीमा बिंदु है। 5 और 7 को भी अपन ने देख लिया, वो भी क्या है, सीमा बिंदु है। तो यहां से आप लिख सकते हो समुच्चय ए का सीमा बिंदु क्लोज इंटरवल 5 to 7। ठीक है ना? तो आप लिख सकते हो कि देखिए, ओपन इंटरवल ए टू बी है, क्लोज इंटरवल हो ए टू बी, या फिर सेमी ओपन हो ए टू बी, या फिर सेमी क्लोज हो, सेमी क्लोज हो। इन सभी का जो सीमा बिंदु होंगे वो क्या होंगे, क्लोज इंटरवल ए टू बी, जैसा कि अपन ने यहाँ पर देखा है। यदि अपन ने ओपन इंटरवल लिया तो उसका भी जो सीमा, उसके जो सीमा बिंदु आए वो आए क्लोज इंटरवल 5 to 7, जहाँ पर 5 और 7 है वो इस सेट के एलिमेंट नहीं है, लेकिन क्या है, इस सेट के सीमा बिंदु हैं। ये हो गया। तो आप यहां से लिख सकते हो कि सीमा बिंदु क्या होंगे, क्लोज इंटरवल ए टू बी होंगे। मतलब अपन क्या है कि इतनी सारे नंबर हैं इसके बीच में, तो सेट की फॉर्म में तो अपन लिख नहीं सकते, तो अपन ने क्या लिख दिया, इंटरवल की फॉर्म में बना करके इनको लिख दिया कि ए से बी के बीच में ए और बी और ए से बी के बीच में सभी नंबर इनके क्या है, सीमा बिंदु है। ये उतार लो। आपको एक एग्जांपल घर से करने के लिए दे रहा हूं। आपको बताना है कोई सेट Q जो सबसेट है R का, Q का सीमा बिंदु बताना है, Q कॉम्प्लीमेंट का सीमा बिंदु बताना है, और खुद वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R का भी सीमा बिंदु ज्ञात करना है। ये आपको कल बताना है, कमेंट में बताना है कि हो गया है या फिर नहीं हुआ। ठीक है ना? ठीक है ना? ये आपको घर से करने हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड।
ये चीजें अपन सेकंड यूनिट में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अपनी यूनिट। अब स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड को। ये है आपकी वास्तविक अनुक्रम। और ये चैप्टर है थर्ड, रियल सीक्वेंस। देखिए अनुक्रम के बारे में आप जानते हो, लेकिन आपको, मुझे नहीं लगता आपको डेफिनेशन याद हो। तो डेफिनेशन बताते हैं सीक्वेंस की क्या होती है। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन से पहले फलन की डेफिनेशन तो आप लोगों को पता ही होगी। फलन क्या होता है? मान लो आपके पास कोई दो सेट है ए और बी, कोई दो सेट है। तो फलन की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए और बी कोई दो समुच्चय है का फलन ए और बी आपके दो कोई समुच्चय हैं, तो फलन की डेफिनेशन ये कहती है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए, मतलब संबंधित होना चाहिए। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के यूनिक एलिमेंट से संबंधित होना चाहिए। वो होती है आपकी फलन की डेफिनेशन, जहाँ पर सेट ए को बोलते हैं अपन डोमेन और सेट बी को अपन बोलते हैं कोडोमेन। और सेट ए के एलिमेंट सेट बी के जिन एलिमेंटों पर मैप करते हैं उसको बोलते हैं रेंज सेट। ये बात क्लियर है? और फंक्शन को आप डिनोट करते हो फंक्शन एफ ए टू बी। क्लियर है? तो फंक्शन की ये वास्तविक अनुक्रम की जो डेफिनेशन है वो लिखिए, यदि ए एक परिमित समुच्चय है तब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से समुच्चय ए में परिभाषित फलन f, देखो यहाँ पर फलन को f से डिनोट करते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर कर रहे हैं f से। आप f से भी डिनोट कर सकते हो। हाँ, तो यदि ए अपने पास एक परिमित समुच्चय है
तब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से a में परिभाषित फलन, फलन को अपन ने नाम दिया क्या, x। x है जो समुच्चय a से n पर परिभाषित है, को अनुक्रम कहते हैं। इस फलन को, जो फलन किसी सेट, किसी परिमित समुच्चय A से n से A पर परिभाषित, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से A पर परिभाषित प्रत्येक फलन क्या कहलाता है, अनुक्रम। क्लियर है ना। अच्छा, तो देखिए आपके पास ये फंक्शन है x जो n से a में परिभाषित है, ठीक है ना। इसका मतलब आपका डोमेन क्या हो गया, n, और जो कोडोमेन है वो हो गया सेट a। आप फंक्शन के अंदर जो वैल्यू रखते हो वो यहाँ से n से रखते हो, और जो वैल्यू निकल के आती है वो कहाँ पर निकल के आती है, सेट a में। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि अनुक्रम को, अनुक्रम xn या फिर इस साइन से व्यक्त करते हैं। तो देखिए कोई आपको बनाना है अनुक्रम xn, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ऐसे। इसको एक्सपेंड करके आपको दिखाना है, कैसे दिखाओगे, देखिए आपने मान लो फर्स्ट एंट्री है वो डोमेन की है, और जो सेकंड एंट्री है वो कोडोमेन की है। तो आप इस फंक्शन में 1 रखते हो, आपने 1 रखा। नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या आता है, 1 2 3, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से। आपने इस फंक्शन के अंदर 1 रखा, तो आपके पास निकल करके क्या आया, x1, ये निकल के आया, ठीक है ना। इसी प्रकार यदि आपने 2 रखा तो आपके पास क्या निकल के आया, x2। x2 क्या है, 2 की इमेज। यदि आपने 3 रखा तो निकल के आया x3, और ऐसे ही रखते जाएंगे इन्फिनिटी तक। तो आप ये देखिए सेट n के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो प्रत्येक अनुक्रम के अंदर भी अनंत पादक होते हैं। इसी को और शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या किया, इसको ऐसे बना दिया x1। इसका मतलब समझते हैं कि ये x1 है, ये क्या है, 1 की इमेज है। x2 है, ये क्या है, 2 की इमेज है। x3 है, वो 3 की इमेज है, और ऐसे ही ये चलते गए। इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए अपन यूज करते हैं xn, इसको अपन लिख देते हैं x1। x1 क्या है, फंक्शन के अंदर आपने 1 डाला तो आपको निकल के आया x1। फंक्शन के अंदर आपने x2 डाला तो आपके पास निकल के आया x2, x3, ऐसे ही x4। तो अपन सीक्वेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। समझ में आ रही बात, तो ये उतार लीजिए। अच्छा, ये जो अपनी डेफिनेशन है वो है अनुक्रम की। उतार लीजिए।
अच्छा, ये तो डेफिनेशन हो गई अपनी अनुक्रम की। जब लेकिन अपना जो चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक अनुक्रम, तो इसे वास्तविक कब कहेंगे? यदि यहाँ पर ये जो परिमित समुच्चय है ए, ये बराबर हो आर के। मतलब एक ही जगह यदि अपन आर ले लेते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो इस अनुक्रम को अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम या फिर वास्तविक अनुक्रम। तो लिखिए, उतार लिया। देखिए, यदि ए बराबर आर हो तो अनुक्रम एक्सएन वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, देखिए कोई एक अनुक्रम है एक्सएन, जहां पर एक्सएन क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है, मान लीजिए एन स्क्वायर है, तो इसको आपको एक्सपेंड करके लिखना है। अपना जो अनुक्रम है ये क्या है, अनुक्रम है, और अनुक्रम की डेफिनेशन क्या कहती है कि अनुक्रम जो होता है वो नेचुरल नंबर्स के सेट से वास्तविक संख्याओं के सेट पर परिभाषित होता है। मतलब फंक्शन के अंदर आप एन डालोगे, नेचुरल नंबर्स डालोगे, तब आपके पास वास्तविक संख्याएं निकल करके आएगी। तो यहाँ से आप नेचुरल नंबर डालो इसके अंदर। सबसे पहले आपने डाला नेचुरल नंबर 1, तो क्या निकल के आया 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। 2 डाला तो क्या निकल के आया 2 का स्क्वायर 4। इसी प्रकार 3 डाला इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, ये क्या है, ये है आपके पास फंक्शन, मान लो एफ ऑफ एन बराबर एन स्क्वायर है, और ये जो फंक्शन है वो क्या है, एन से आर में परिभाषित। मतलब यहाँ पर ये जो डोमेन है, यहाँ पर जो एंट्री आएगी वो कहाँ से आएगी, नेचुरल नंबर से। तो आप नेचुरल नंबर यहाँ पर डालते हो, तो क्या निकल के आया है आपके पास 1 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 25, और ये ऐसे चलते चले जाएंगे। सेट एन के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, इसलिए प्रत्येक अनुक्रम के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, संख्याएं आएंगी वो कितने आएंगी, इनफाइनाइट्स आएंगी, या फिर संख्याएं नहीं आएंगी इसके अंदर। इनको बोलते हैं अपन अनुक्रम के पद। एन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है जो ये जो स्मॉल एन है, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ये आपको रिप्रेजेंट करता है अनुक्रम के पदों को। मतलब एन बराबर आप 3 ले लेते हो, एन बराबर मान लो आपने 3 ले लिया, एन बराबर 3 ले लिया, तो 3 जो क्या, 3 क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, अनुक्रम के तीसरे पद को, 9 को। समझ रहे हो ना बात को। अनुक्रम के अंदर ये होते हैं इनफाइनाइट्स पद, ये होता है प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे चलते चले जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो लिखिए,
अनुक्रम का परिसर। अनुक्रम का परिसर, रेंज ऑफ सीक्वेंस। अच्छा, तो परिसर क्या होता है? तो परिसर के लिखिए अनुक्रम xn के भिन्न भिन्न पदों का समुच्चय। अनुक्रम का परिसर कहलाता है। अनुक्रम के भिन्न भिन्न पदों का समुच्चय अनुक्रम का क्या कहलाता है? परिसर। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने कोई एक अनुक्रम ले लिया, अनुक्रम xn बराबर -1 की पावर n। क्या है ये? अनुक्रम xn है, वो है -1 की पावर n। तो यहाँ से ये क्या है? यहाँ पर फंक्शन का काम कर रहा है, xn का काम कर रहा है। xn किसको रिप्रेजेंट करता है? एक फंक्शन को। तो यहाँ से आप इसको एक्सपेंड करके लिखते हो तो क्या आता है? n बराबर रखोगे 1 रखोगे तो -1, 2 रखते हो तो +1, फिर -1, फिर +1, फिर ये ऐसे ही चलता चल जाता है, +1 -1 +1 -1 +1 -1। अब क्या कह रहा है कि ये अलग अलग पद हैं, ठीक है ना? भिन्न भिन्न पदों के, हाँ, अनुक्रम के भिन्न भिन्न पदों का समुच्चय क्या कहलाता है? अनुक्रम का परिसर। देखिए भिन्न पद कौन कौन से हैं? एक तो ये हो गया -1 और एक ये हो गया 1। बाकी तो देखिए पहला पद, तीसरा, पांचवा, ये सभी क्या हैं? सेम है ना? और -1 ये सेम है। तो मतलब आपको यहाँ पर जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनका आपको समुच्चय बनाना है। समुच्चय कैसे बनाते हो? ये -1 और 1, ये क्या हो गया? अनुक्रम का परिसर। अनुक्रम xn अनुक्रम xn का परिसर, ये हो गया -1 और 1। ये उतार लीजिए।
देखिए नेक्स्ट हेडिंग है अचर अनुक्रम। कांस्टेंट सीक्वेंस। नाम से ही पता चल रहा है, वो सीक्वेंस जो कांस्टेंट है, वो अनुक्रम जो अचर है, अचर अनुक्रम कहलाता है। मतलब यदि xn बराबर c, c यहाँ पर क्या है, अचर, ये अचर है, हो तो अनुक्रम xn अचर अनुक्रम कहलाता है। अच्छा, तो xn बराबर आपके मान आपके पास c है, xn जो है वो आपके पास क्या है, c। अच्छा, तो आप इसको विस्तारित रूप में लिखते हो तो कैसे लिखोगे? देखिए आपके पास जो xn है वो बराबर है c के। आप n की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, जो आपको वैल्यू निकल के आने वाली है वो क्या आएगी, c। मतलब जो फंक्शन के अंदर अपन 1 डालेंगे तो 1 की जो इमेज निकल के आएगी वो क्या आएगी, x1। और x1 किसके बराबर होगा, c के बराबर। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर जो आप 1 डालोगे इस फंक्शन के अंदर, xn बराबर c, यहाँ पर n नहीं है तो अपन देखते हो कि n बराबर यदि 1 डालते हो तो निकल के आता है c, n बराबर 2 रखते हो तो निकल के आता है c, 3 रखते हो तो भी c। इसका मतलब c c c ये c आता जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो c है वो अनुक्रम का प्रथम पद है, ये वाला द्वितीय पद है, ये तीसरा पद है, ऐसे ही चलते चले गए। और आपको पता है कि प्रत्येक अनुक्रम के अंदर अनंत पद विद्यमान होते हैं, लेकिन जो अनुक्रम का परिसर है वो परिमित हो सकता है और अपरिमित भी हो सकता है। अब देखो सीक्वेंस के अंदर भी अपन वही चीजें पढ़ने वाले हैं जो कल अपन ने देखी थी सेट के लिए। अब देखेंगे अपन सीक्वेंस के लिए। सबसे पहले तो उनके बारे में कल एग्जांपल दे करके तो बता ही दिया था, तो इसी प्रकार आप कोई भी एक अनुक्रम लेकर के समझ सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग डालिए ऊपरी परिबंध। ये आपको सेट के लिए जैसे बताया वैसे ही सीक्वेंस के लिए है। वहां पर समुच्चय के प्रत्येक अवयव आते थे, यहाँ पर समुच्चय के प्रत्येक पद आएंगे, वो अनुक्रम के प्रत्येक पद। बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो इनकी जो डेफिनेशन है उनको फटाफट अपन लिख लेते हैं। ऊपरी परिबंध, अपर बाउंड, देखिए अपर बाउंड क्या होता है, ऊपरी परिबंध सबसे पहले तो एक अनुक्रम
एक अनुक्रम xn ऊपर से परिबद्ध होता है यदि एक वास्तविक संख्या के इस प्रकार विद्यमान हो ताकि किस प्रकार विद्यमान हो कि जो अनुक्रम के पद हैं कौन से हैं, ये क्या है, अनुक्रम है। अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है वो लेस देन और इक्वल टू हो के से। अभी तो यहाँ पर अपन ने क्या देखिए, यहाँ से xn इज लेस देन एंड इक्वल टू के। अनुक्रम का कोई पद है जो लेस देन और इक्वल टू है के। अभी आगे अपन ने कंडीशन नहीं लगाई है, कंडीशन लगाएंगे तब जाकर के पता चलेगा कि अनुक्रम का प्रत्येक पद के से छोटा या फिर उसके बराबर होना चाहिए। कंडीशन कैसे लगाते हैं, प्रत्येक के लिए लगाना है कि अनुक्रम का प्रत्येक पद के लिए अपन यदि अपन लगा देते हैं फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N, प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए अनुक्रम xn लेस देन और इक्वल टू है के। समझ में आ गया, मतलब अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है वो लेस देन और इक्वल टू है के। तो आप कह दोगे कि अनुक्रम है वो क्या है, ऊपर से परिबद्ध है तथा संख्या के अनुक्रम xn का ऊपरी परिबंध है। ये बात क्लियर है, एग्जाम्पल कल दे करके बता ही दिया। ये संख्या k है वो एक भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। एक तो क्या इनफाइनाइट ही होती है, कोई नंबर मिल गया अपन को ऐसा मिल गया जो अनुक्रम के प्रत्येक पद से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब जो नंबर आपको मिला है उससे और इन्फिनिटी तक के सारे नंबर क्या होंगे, अनुक्रम के प्रत्येक पद से तो बड़े ही होंगे। ठीक है ना। उतारिए फटाफट। हाँ तो उतार लिया। देखिए इसके बाद यहीं पे चेंज कर देता हूँ, लोअर बाउंड निम्न परिबंध वैसे तो ये चीजें कल मैंने बता दी थी, एक बार डेफिनेशन और लिख लीजिए सीक्वेंस के लिए। कल अपन ने पढ़ा था सेट के लिए और यहाँ पर सीक्वेंस के लिए। एक अनुक्रम xn नीचे से परिबद्ध होता है यदि एक वास्तविक संख्या के डैश इस प्रकार विद्यमान हो ताकि अनुक्रम का प्रत्येक पद संख्या के डैश से क्या हो, बड़ा या फिर बराबर। मतलब आप इसको लिख सकते हो
अनुक्रम का प्रत्येक पद के डैश से बड़ा या फिर बराबर, प्रत्येक पद को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। देखिए ये चीज़ें बहुत महत्व रखती है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए एक्स एन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है के डैश के, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। अच्छा, इस संख्या के डैश को अनुक्रम का निम्न परिबंध कहते हैं। हो गई दो डेफिनेशन, इसको भी उतार लीजिए। कोई अनुक्रम ऊपर से परिबद्ध होगा यदि अनुक्रम का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, सबसे बड़ा पद है वो आपको पता हो, उसके आगे वाला पद वो उसका क्या कहलाता है, निम्न परिबंध। इसी पर ऊपरी परिबंध। ऐसे ही यदि अनुक्रम के जितने भी पद हैं उन सभी पदों में आपको ये पता है कि सबसे छोटा वाला पद कौन सा है, तो उस पद से छोटे वाले संख्याएं, सभी संख्याएं अनुक्रम के क्या कहलाते हैं, निम्न परिबंध, जो मैंने कल ही बता दिया था आपको। अभी तो सिर्फ आप डेफिनेशन लिख लीजिए, कल से फिर अपन थ्योरम एग्जाम्पल वगैरह भी करेंगे। ठीक है ना। देखिए ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि थ्योरम के अंदर इन वर्ड्स का यूज किया जाता है, निम्न परिबंध, ऊपरी परिबंध या फिर परिबद्ध अनुक्रम, इन चीज़ों का यूज किया जाता है, तो उनके लिए आपको पता भी होना चाहिए कि कैसे होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है परिबद्ध अनुक्रम। बाउंडेड सीक्वेंस। अच्छा, तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है? जैसा अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि कोई भी समुच्चय परिबद्ध समुच्चय कहलाता है यदि दो वास्तविक संख्याएं ऐसी मिल जाएं कि समुच्चय का प्रत्येक अवयव दो वास्तविक संख्या के और के डैश ऐसी मिल जाएं कि समुच्चय का प्रत्येक अवयव है वो के डैश से तो छोटा या फिर उसके बराबर हो तथा के से बड़ा या फिर उसके बराबर हो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सीक्वेंस के लिए है। देखिए एक वास्तविक अनुक्रम, एक अनुक्रम xn परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है एक अनुक्रम xn परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है यदि दो वास्तविक संख्याएं के तथा के डैश इस प्रकार विद्यमान हो ताकि अनुक्रम के जो प्रत्येक, देखो फॉर एवरी
नेचुरल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए अनुक्रम के जो पद हैं xn वो लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए k से, तथा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होनी चाहिए k डैश से, ताकि, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर सच डेट। ये हो गया परिबद्ध अनुक्रम, ये उतार लो। उतार लिया। नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट लिखो उच्चक या निम्नतम ऊपरी परिबंध। परिबंध सुप्रीमम और लिस्ट अपर बाउंड। सुप्रीमम और लिस्ट अपर बाउंड। देखिए सेम वैसे ही नाम से अपन को पता चल रहा है ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव। देखो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको पिछला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ें बता रखी हैं, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, सिर्फ डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके सिलेबस की तरफ। उच्चक या फिर निम्नतम ऊपरी परिबंध। तो यहाँ पर आप लिखिए अनुक्रम xn के ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव अनुक्रम xn का उच्चक कहलाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार दूसरी डेफिनेशन भी लिख लीजिए। अनुक्रम है, अनुक्रम के ऊपरी परिबंध जो हैं उनका जो सबसे छोटा अवयव है वो कहलाता है अनुक्रम का सुप्रीमम या फिर उच्चक, तथा इसे सुप्रीमम ऑफ xn द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन और लिख लीजिए। निम्नक नोट्स बना लेना इनके।
एग्जाम में सारा आपको नोटबुक से ही मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है निम्नक या उच्चतम निम्न परिबंध। निम्नक को बोलते हैं इन्फीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इन्फीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सेम वैसे ही डेफिनेशन लिखनी है आपको। निम्न परिबंधों का उच्चतम अवयव सुप्रीमम कहलाता है। अनुक्रम xn के निम्न परिबंधों का उच्चतम अवयव अनुक्रम xn का निम्नक कहलाता है। तथा इसे इन्फीमम ऑफ अनुक्रम xn द्वारा व्यक्त करते हैं। ये उतार लीजिए। एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसा मैंने कल बता दिया था आपको, आपके पास कोई एक अनुक्रम दिया हुआ है xn जो बराबर है 1/n के। ठीक है, ये एक अनुक्रम है। अनुक्रम के अंदर n की वैल्यू डालते जाओ, आपको इस अनुक्रम के पद मिलते जाएंगे। ठीक है ना। तो आपका जो प्रथम पद होगा यहाँ पर 1 होगा, दूसरा पद होगा जो 1/2 होगा, तीसरा पद 1/3। इसका मतलब जो आगे आप चलते जाओगे जैसे जैसे, तो जो संख्याएं हैं वो घटती जाएंगी। ठीक है ना, घटती जाएंगी। तो सबसे बड़ी अब संख्या कौन सी है यहाँ पर 1। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि ये ऊपर से परिबद्ध है, क्योंकि अपन यहाँ पर ऐसी संख्या बता सकते हैं जो कि अनुक्रम के प्रत्येक पद से बड़ी है। बता सकते हैं ना। यहाँ पर आप 1 से 1 भी ले सकते हो। 1 देख लीजिए, यहाँ पर अनुक्रम के प्रत्येक पद से बड़ी है या फिर बराबर है। तो 1 इसका क्या हो जाएगा, ऊपरी परिबंध। अच्छा, तो यहाँ पर 1 से लेकर के जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी